नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन क्रूजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज हम फिर रोज़ की तरह, प्रतिदिन की तरह आपके लिए इस सुबह वो महत्वपूर्ण सवाल जो कांस्टेबल के लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर लेकर आए। जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती भी अनाउंस्ड होने वाली है, रिलीज़ होने वाली है। और निश्चित मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव 2024 जो अप्रैल में संभावित है, उसके पहले परीक्षा हो जानी है। और बड़ी भर्ती 53,000 की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। सारे लोग मन से लग जाइए, 5 महीना तो कम से कम आपके पास है। एकदम जम के लग जाओ दोस्तों, इस बार एकदम निकाल देना है। बढ़ते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कोट से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपको सफलता के और करीब लाता है। जब सफलता का इतिहास लिखा जाता है ना, तो ये जो संघर्षों का दौर होता है, जो संघर्षों के पड़ाव होते हैं आपकी सफलता के रास्ते में, आपकी सफलता की इस जर्नी में, आपकी सक्सेस जर्नी में, ये जो छोटे जो स्ट्रगल्स के स्टॉप होते हैं का जो पड़ाव होता है, वही आपके सफलता की कहानी को प्रेरक, रोचक और इंस्पिरेबल बनाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी संघर्षों का रास्ता मत छोड़िए। हमेशा ये जान लीजिए कि ज़िंदगी परीक्षा उसी की लेती है जो योग्य होता है। ज़िंदगी उसकी परीक्षा कभी नहीं लेती जो योग्य नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देख लीजिए, कह रहे हैं, अब सिंपल सा सवाल है, आप समझने की कोशिश करिएगा। मिश्रण का सवाल है, परसेंटेज का सवाल है। जिस चैप्टर में चाहे उस चैप्टर में इसको इंक्लूड कर लीजिए। आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 25 रुपये प्रति लीटर मूल्य का एक रसायन है, जिसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि जिससे मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर में बेचने पर भी प्रति लीटर बेचने पर भी 25% का लाभ। बहुत सिंपल बात समझो, अगर आप 20 रुपये प्रति लीटर बेचकर भी 25% लाभ पाते हैं, 125%, तो यानी एक्चुअल जो उस मिश्रण में एक्चुअल जो रसायन है, वास्तविक रसायन है, उसका मूल्य कितना ठहरेगा? 20/125 गुणित 100। ठीक, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 चौका 20, 4 चौके 16 रुपये। यानी 20 रुपये का जो रसायन आप बेच रहे हैं, 20 रुपये प्रति लीटर, उसमें 16 ही रुपये लीटर का रसायन, 16 रुपये का रसायन है, बाकी सब पानी। तो देख लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि रसायन का जो प्रति लीटर मूल्य है वो 25 है। ठीक है, मिला क्या रहे हो? पानी, 0 मूल्य का। ये है आपका रसायन। और वास्तविक रसायन का मूल्य क्या है 1 लीटर में? 16। ये रसायन है, ये लिक्विड है, और ये पानी है। इसका डिफरेंस ले लो 9, और इसका डिफरेंस ले लोगे 16। यानी 16 संबंधे 9 के अनुपात में अगर आप इसको मिला रहे हो, तो 16 भाग रसायन के साथ 9 भाग पानी मिला रहे हैं आप, तो 20 रुपया प्रति लीटर के बेचने पर आपको ये 25% का लाभ मिलेगा। इस बात को फिर से समझ लेते हैं, जैसा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी इस सवाल, तो समझ लेते हैं कैसे कर पाएंगे इस सवाल को। कह रहे हैं कि 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर 25% लाभ होता है, यानी 125% बराबर 20, तो 100% पानी का मूल्य 0 माना जा रहा है। तो 100% मतलब 16, यानी जो 20 रुपया प्रति लीटर का रसायन है, उसमें 16 रुपये का रसायन है, बाकी पानी है, 4 रुपये का पानी है। अब आप आ जाइए इस बात पे कि अगर एक्चुअल रसायन का मूल्य 25 रुपया प्रति लीटर है, उसमें 0 रुपये का पानी मिला दें, तो हमारा रसायन का मूल्य कितना ठहरता है? 16 रुपये, बाकी तो पानी है। तो इसका अंतर आप जब एलिगेशन लगाते हैं, तो 16 संबंधी 9 का अनुपात आता है, यानी 16 भाग रसायन 9 भाग पानी आप करेंगे, तो आपको 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर क्या हो जाएगा? 25% का लाभ। आगे बढ़े, अगला सवाल। कह रहे हैं कि 800 रुपया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत आराम से बात कर रहा हूं।
कि 800 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाए। पंचायत बिल्कुल नहीं करनी, एकदम सिंपल तरीके से समझ लो। अगर ब्याज की दर बढ़ा देंगे कितना, 3%, तो 800 रुपए पर 3% बढ़ा के ब्याज निकाल लो, कितना आएगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, 800 रुपया मान लेते हैं x% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, 3 साल में 956। अगर 800 रुपए पर ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 3 गुणित 3/100, 9 72 रुपया बढ़ जाएगा। यही 72 उसमें जोड़ देना है। 6 2 8 और 7 5 12, 6 2 8 7 5 12 1 9 1 10 10 28। ठीक, क्लियर है इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं ना। अगला सवाल ध्यान दीजिए। अगला सवाल है कि एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के समान ध्यान दीजिएगा, उसी रेडियो के समान अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। दोनों दुकानदारों के लिए क्रय मूल्य का ज्ञात कीजिए। दोनों दुकानदारों के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा जरा सा। अब देखो जरा सा मामला क्या बन रहा था, सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते। एक दुकानदार रेडियो को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और रेडियो पर 10% की छूट देता है और क्या कर रहा है, और 20% लाभ कमाता है। दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के समान अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। दोनों दुकानदार के लिए क्रय मूल्य का क्या अनुपात है। बहुत सिंपल समझो, देख लो दोनों दुकानदार के लिए क्रय मूल्य का क्या अनुपात। हम देख लेते हैं पहले दुकानदार को, या चलो दोनों को ऐसे देख ही लेते हैं। ये फर्स्ट है दुकानदार ए और दुकानदार बी। चलिए ठीक, मान लिया एमपी कितना था, मान लिया इसका एमपी 100 था, अंकित मूल्य 100 था। 10% छूट दिया तो बेचा कितने में दोस्त, 90 में, और 20% लाभ कमाया तो सीपी कितना हो गया, सीपी बराबर हो गया 90/120 गुणित 100। यहां पे भी एमपी बराबर है दोस्त, एमपी 100 है, इसका भी एमपी का मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। डिस्काउंट 20% की छूट दिया तो एसपी 80 हो गया, और लाभ 10% है तो सीपी कितना हो गया, 80/110 गुणित 100। कह रहे हैं सीपी का अनुपात क्या होगा, तो देख लो क्या होगा, 90/120 गुणित 100 अनुपाते 80 गुणित 110 गुणित 100। 100 से खत्म, न 30 से काट लोगे तो 30 तिहाई 90, 30 चौक के 12, और इसको काटोगे तो ये 0 0 खत्म बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 33 संबंधे 32 का आपको रेशियो मिल जाएगा, दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात। आ गई बात समझ में, फिर से समझा दूं। कह रहे हैं कि दोनों ही दुकानदारों के लिए क्रय मूल्य समान है। एक 10% की छूट देता है, 20% लाभ कमाता है, दूसरा 20% छूट देता है, 10% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, समझो दोस्त। माना दोनों का अंकित मूल्य ये 100 है, पहले दुकानदार ने 10% की छूट दी तो 90 में बेचा और 20% लाभ कमाया, यानी 120% बराबर 90, तो 100% बराबर 90/120 गुणित 100। यहां दूसरे दुकानदार के लिए अंकित मूल्य 100, 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 में बेचा, 10% का लाभ हुआ तो सीपी 80/110 गुणित 100। दोनों का अनुपात बना लिया 33 संबंधे 32। कोई तकलीफ, दुख, समस्या, कठिनाई, परेशानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस सेशन अच्छा चल रहा है, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखना ये सवाल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, लेकिन आप तो सब पढ़े लिखे हो यार, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी चीजें आपको क्लियर ही हैं,
तो देखो क्या कर सकते हो आप इसमें। कह रहे हैं कि एक गोले और एक घन के सतह का क्षेत्रफल समान है, गोले और घन के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। अब आपको ये लगेगा कि यार गोले में पाई आएगा, आर आएगा, घन में ए आएगा, कैसे निकाल पाएंगे। निश्चित रूप से आपका प्रश्न स्वाभाविक है, सोचना भी स्वाभाविक है कि ये सवाल कैसे लगेगा। देखते हैं, मान लेते हैं कोई गोला है जिसकी त्रिज्या आर है, तो उसके सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर है घन के सतह के क्षेत्रफल के यानी 6a स्क्वायर। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो यहां पे 2/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाएगा, या यू भी कह सकते हो। ए बराबर क्या मिल जाएगा, ए बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब आयतन V1 रेशियो V2, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन होता है ए क्यूब। अब 4/3 पाई आर क्यूब तो बात समझ में आ रही दोस्त। ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए क्यूब ऐसे निकालोगे कि 2/3 पाई आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, और ए अंडर रूट 2/3 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर भाई। ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया ना ए क्यूब। तो इस तरह से आप समझ लो कि ए क्यूब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या करना है दोस्त, 3 से कैंसिल आउट, पाई से कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इस आर क्यूब से कैंसिल आउट, यानी 4r इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू, ये 2 बचेगा क्या, नहीं इसको भी काट लो, 2 1 का 2, 2 1 2 नहीं 4 2, यानी 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 पाई आर क्यूब, या यूं कह सकते हैं कि 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर होगी बात क्लियर हो रही है, निकल के आएगा। अब इस आर स्क्वायर से भी आर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है ना, आर को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। जैसा फिर से देखते हैं, कहीं कैलकुलेशन तो कुछ नहीं स्लिप कर गया हमसे। सॉरी, ये आर क्यूब नहीं है दोस्त, ये अंडर रूट मैंने गलत लिख लिया, ये आर स्क्वायर ही है, ये आर स्क्वायर ही है। तो ये आर स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे बच क्या गया, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। इसको यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा सा इस तरफ। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बराबर नहीं है, अनुपात है। 2 संबंधे 1/3 पाई, या 6 संबंधे पाई। आपको ऑप्शन देख लीजिए, 6 संबंधे पाई कहने हाँ है, तो अंडर रूट 6 संबंधे अंडर रूट पाई है तो ले सकते हैं आप, दोनों तरफ का रूट वैल्यू ले लो, रूट 6 अंडर रूट पाई। इस तरह से सावधानी पूर्वक इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक, सवाल कठिन नहीं है, बस समझने की जरूरत है और उसको इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके सॉल्व करने की जरूरत है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, फिर से समझ लेते हैं ना। ये क्या था कि एक गोले और एक घन की सतह का क्षेत्रफल समान है, कर दिया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, रिजल्ट मिला 1 नंबर, a इज इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब हमको v1 v2 लेना था, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल रेशियो a क्यूब, a क्यूब में a स्क्वायर इंटू a कर दिया, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर यहाँ निकल आया। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी समचतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखिए, और विकर्ण, सॉरी सवाल में मिस हो गया है, मैं सही कर दे रहा हूं। किसी समचतुर्भुज जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर है और विकर्ण, और एक विकर्ण, सही कर लेना, और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? तो समझो बात को। अब अगर ये कोई समचतुर्भुज है दोस्त, मान लो यही कोई समचतुर्भुज है,
13 सेंटीमीटर भुजा है और इसका एक विकर्ण मान लिया 10 है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कितना है, हाफ d1 d2, विकर्णों के गुणनफल का आधा बराबर हो जाएगा आपको। अगर इस विकर्ण, अच्छा हाँ एक चीज, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। तो अगर ये पूरा 10 है दोस्त तो समद्विभाजित हो गया 5 में, यहाँ बन गया कोण समकोण। तो ये 5, ये 13, तो ये 12, ये पक्की बात है, ट्रिपलेट है। तो अगर अब d1 की बात करोगे तो d1 10 हो गया और d2 की बात करोगे तो 12 दूनी 24 हो गया, क्योंकि ये आधा विकर्ण है 12। तो हाफ d1 d2 का मतलब हाफ इंटू 10 इंटू 20 24, ठीक। ये 12 बार कट गया, 12 दहा में 120 हो गया। कोई तकलीफ नहीं ना, 12 दहा में 120 कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, गलत है, यहाँ पे ऑप्शन कहीं से मिस कर गया होगा। 130 130 दो बार है, इसी में एक तो 120 होगा। तो अंकों की एक संख्या का योग 15 है, यदि उसमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या क्या है? ऐसे सवाल को कभी सॉल्व मत करिए, ऑप्शन से सॉल्व करिए। देखो 9 6 15 8 7 15 8 7 15 9 6 15, सारी संख्याएं जितने ऑप्शन है सबका योग 15 है, ये तो क्लियर है। अब इसमें अगर आप 15 जोड़ दोगे, सॉरी 9 जोड़ दोगे, इसमें 9 जोड़ोगे तो 9 जोड़ोगे तो ये कितना 78 हो जाएगा, अंक नहीं बदला। इसमें 9 जोड़ोगे तो 87 हो जाएगा, यहाँ अंक बदल गया, यही आपका ऑप्शन सही है। यहाँ 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, यहाँ 9 जोड़ोगे 100 के पार चला जाएगा, यानी 78 इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? 9 जोड़ लो, जिसका अंक पलट जाए वही आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि किसी तरह की धारा, एक मिनट, सवाल ये है किसी तैराक की धारा की दिशा में, किसी तैराक की धारा की दिशा में चाल, यानी x + y आपको दे रहे हैं 11, कह रहे हैं 11 है प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 1.5 किमी प्रति घंटा है तो तैराक की धारा के विरुद्ध चाल क्या है? x + y इतना है और आपको धारा का वेग पता है 1.5, तो नाव में तो आपकी तैराक की चाल कितनी हो जाएगी? 11 - 1.5 यानी 9.5। और कह रहे हैं धारा के विरुद्ध चाल कितनी होगी, तो इसी में से धारा की चाल आप घटा दीजिए 0 और ये 8 हो जाएगी, यानी 8 किमी प्रति घंटा तैराक की चाल होगी। बात क्लियर है? कह रहे हैं किसी तैराक की धारा की दिशा में चाल 11 किमी प्रति घंटा है। अगर धारा की मान लेते हैं तैराक की चाल x और धारा की चाल y है, तो x + y 11 हो जाएगा। तो अगर सिर्फ तैराक की चाल निकालनी हो शांत जल में तो x = 11 - 11.5 यानी 9.5 हो गया। ये क्या हो गया? ये शांत जल में तैराक की चाल हो गई। अब धारा के विरुद्ध अगर चाल चलनी है, तो धारा के विरुद्ध चाल चलना है तो तैराक की चाल में धारा की चाल घटा दोगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? धारा के विरुद्ध तैराक की चाल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, समझ लीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय 270/18 गुणित 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। तो 18 से खत्म हो गया, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 20, 54 kmph, 54 kmph हो गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 76 महिलाएं कोई काम 33 दिन में पूरा करती हैं। 76 महिलाएं कोई काम 33 दिन में पूरा करती हैं, किसी कारण से कुछ महिलाएं काम नहीं कर सकती और काम 44 दिन में पूरा हुआ। काम पर ना आने वाले महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए 76 लोग कितने दिन में काम कर पाते हैं? 33 दिन में। कुछ महिलाएं नहीं आई, तो मान लीजिए 76 को लगाना था, x महिलाएं नहीं आई, तो ये कितने दिन में काम? 44 दिन में काम पूरा हुआ। तो कितनी महिलाएं नहीं आई, यही निकालना है। मान लीजिए x महिलाएं नहीं आई, 76 को काम पे लगाना था, डिप्यूट करना था, उसमें से x नहीं आई, तो 76 - x ने कितने दिन में किया? 44 दिन में, जबकि 76 कितने दिन में कर सकती है? 33 दिन में। काट लीजिए, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, 4 से काट लेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 19, 3 × 57, 57 बराबर हो गया 76 - x, या x बराबर हो गया 76 - 57, 16 में से 8 जाएगा तो 7 9 और 1 19, ये कितना आंसर हो गया? 19 आ गया इसका आंसर, कि 19 महिलाएं काम पर नहीं आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेहा और संजीव की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा, 9:10 होगा।
संजीव की वर्तमान आयु क्या है, ध्यान से समझिएगा। नेहा संजीव कितना हो गया, 7 संबंधे 8 हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, 6 वर्ष बाद अनुपात हो गया 9 संबंधे 10। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। किसका आयु पूछे, संजीव की वर्तमान आयु। इसका फॉर्मूला है जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब की आयु के अनुपात में हिस्सा। तो वर्तमान आयु निकालनी है संजीव की, और संजीव की वर्तमान आयु के अनुपात में हिस्सा है 8, गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 6, गुणित बाद के अनुपात का अंतर 9 और 10 का अंतर 1 बटे दिए गए अनुपात के तिर्यक गुणा का अंतर। ध्यान से समझ लो, जब ये नोट कर लिया, डेटा क्वेश्चन जैसा दिया वैसा नोट कर लिया। इसमें से पहला कितना क्या था, वर्तमान है ये, और ये क्या है, 6 वर्ष बाद है। ये क्या है, 6 वर्ष बाद है। समझ में आ रही बात, ये 6 वर्ष बाद का मामला है, ठीक है। तो अनुपात 6 वर्ष बाद। अब संजीव की वर्तमान आयु पूछे तो जब जिसकी आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में उसका हिस्सा। तो वर्तमान आयु निकालनी है तो संजीव का वर्तमान आयु में हिस्सा कितना है, 8, गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 6, गुणित बाद के अनुपात का अंतर 9 10 का अंतर 1 बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 10 दाम में 70 8 9 72 2। यहां से काट देंगे 4 4 6 24, 24 ईयर, 24 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाती है, 1,331 गुनी हो जाती है। तदनुसार ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश करो यार। ये सवाल आपको सीधा आंसर बता रहा है कि 10% हो, ये बता रहा है आंसर 10% हो। कह रहे हैं 1.331 गुना, यानी 1 रुपया लगाएंगे तो 1.331 गुना हो जा रहा है। यानी अगर 1,000 रुपया आप लगाएंगे तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। यानी 1 साल में 10 रुपया कितना होगा, 11 हो जाएगा। और 10 अगर 1 साल में 11 हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यदि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बहुत सिंपल सवाल है, समझ लो बच्चा। ये सब सवाल बिना पेन पेपर के हैं। व्यास जैसे बढ़ेगा त्रिज्या परिधि भी उतनी ही बढ़नी है। बहुत सिंपल सवाल है। तो व्यास क्या होता है, व्यास समानुपाती होता है परिधि के। व्यास समानुपाती होता है परिधि के। अगर ये 75% बढ़ेगा तो परिधि भी 75% बढ़ेगी। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ पानी भरा है। इसमें लोहे का एक गोला पूरा डुबो दिए जाने पर पानी के स्तर में 9 सही 1/3 सेंटीमीटर, 9 सही 1/3 सेंटीमीटर, मैं इसको सही से लिख दे रहा हूं, 9 सही 1/3, नौ सही 1/3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, एक बेलन बना लें। सॉरी यार, ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। देखो एक बेलन है, ये बस बता रहा हूं आपको, समझाने के लिए बना रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है कि आप बनाएं ही। ठीक है, कह रहे हैं व्यास इसका 14 है, यानी त्रिज्या कितनी है, 7 है। और ऊंचाई बता रहे हैं ना इसमें। अच्छा, इसमें कुछ पानी भरा है, कुछ लेवल तक इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें एक गोला डुबो दिया जाता है और पानी का स्तर कहां तक उठ जाता है, यहां से यहां तक उठ जाता है। यानी 9 सही 1/3 सेंटीमीटर तक उठ जाता है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो भैया गोला जब पानी में डूबेगा तो कितना पानी उठाएगा, जितना पानी उठाएगा उतना ही गोले का आयतन है। गोला अपने आयतन के बराबर पानी उठाएगा। तो उठे हुए पानी का आयतन निकाल लें, वही बराबर होगा गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर बेलन में उठे पानी का आयतन। और बेलन में पानी कैसा उठेगा, जैसा बर्तन का शेप रहेगा वैसा पानी उठेगा।
तो उसका आयतन क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 7 गुणित 7 अगुणित h। कितना पानी उठा है? 9 त्रिक 27 1 28/3। ये बराबर होगा गोले के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के। पाई पाई से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 से ये काटोगे, 4 सते 28, यानी आर क्यूब बराबर 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। ये 7 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है मेरी बात? ये आर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। इस कॉन्सेप्ट को समझने में अगर दिक्कत है तो फिर से समझ लो कि कोई बेलनाकार बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है कुछ भाग तक, उसमें एक पूरा गोला लोहे का डुबो दिया, तो गोला लोहे का कितना पानी उठाएगा? जितना उस गोले का आयतन होगा उतना पानी उठाएगा। और पानी उठेगा किसमें? बेलन के शेप में उठेगा। तो बेलन के शेप में उठेगा तो उठे हुए पानी का आयतन उस बेलन के में जितनी ऊंचाई तक उठेगा उस आयतन के बराबर होगा गोले का आयतन। तो बेलन में उठे पानी का आयतन बराबर उस गोले का आयतन होगा। सॉल्व कर लेंगे तो आर मिल जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक डबल बेड का अंकित मूल्य 75,000 रुपए है। दुकानदार इस पर 8%, 5% और 2% की क्रमिक छूट देता है। विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो बच्चा, ये सवाल एकदम विशुद्ध कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का सवाल है। 75,000 रुपया का बेड है भैया, 8,000 पहले छोड़ा तो 92/100, फिर 5% छोड़ा तो 90/100, और फिर 2% छोड़ा तो 98/100। और ये ऑल टुगेदर जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपको, मैं आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि 64,239 आ जाएगा। ये इसका आंसर सॉल्व करिएगा, ये कैलकुलेशन का है पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि अब बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बिना पेन पेपर ये सवाल सॉल्व होगा बच्चा? देखो कैसा होगा। ये सब सवाल लगाने में बहुत मजा आता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 पारी पूरी की। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियां पूरी की और उसके रनों का औसत 44.5 है। ध्यान से समझना, 44.5 है। उसने अपनी औसत 45 तक पहुंचाने के लिए अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे? 45 पहुंचाना है, यानी कितनी वृद्धि करनी है? 0.5 की वृद्धि करनी है। बात समझो। अगर 20 पारी का औसत 44.5 है तो इस 44.5 के औसत को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि क्रिकेट का वो खिलाड़ी 21वीं पारी में भी 44.5 रन बनाए। गणित में बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली तो संभव है नहीं 44.5 रन बनना, मैथमेटिक्स में बन जाएगा क्योंकि औसत की बात है। औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। 20 पारी में कोई खिलाड़ी का औसत अगर 44.5 है और इस औसत को वो मेंटेन किए रहना चाहता है तो उसे अपनी 21वीं पारी में कम से कम 44.5 रन बनाने होंगे। लेकिन इतना ही नहीं चाहता वो, 21वीं पारी का रन बता दूं मैं आपको। 21वीं पारी बना रन बराबर 44.5 बनाएगा तो वो अपनी पुरानी इज्जत बचा पाएगा। ये इज्जत है, 44.5 का एवरेज उसकी इज्जत है। अब वो अपनी प्रतिष्ठा 44.5 रन बनाएगा 21वीं पारी में, तो 20वीं पारी तक उसने जो प्रतिष्ठा कमाई है, जो मान सम्मान कमाया है, वो बना रहेगा। लेकिन अब वो उसमें वृद्धि चाहता है, कितने की? 0.5 की। तो 0.5 की वृद्धि चाहता है तो सिर्फ 21वीं पारी में रन बनाने, तो 21वीं पारी में और कितना रन बनाना पड़ेगा। पुरानी प्रतिष्ठा बचाने के लिए 44.5 रन बनाना पड़ेगा। नई प्रतिष्ठा बनाने के लिए 21 पारियों में औसत में अगर 0.5 की वृद्धि करनी है तो 21 गुणित 0.5 यानी 44.5 तो पुरानी 44.5 तो पुरानी प्रतिष्ठा के लिए और 10.5 नई प्रतिष्ठा प्रतिस्थापित करने के लिए उसको रन बनाना पड़ेगा। यानी उसे 45 10 55 रन 21वीं पारी में बनाना पड़ेगा, तब जाके उसका औसत 45 हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन सही है, 55 रन उसे 21वीं पारी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फिर कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।